हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज हम प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है। हमें क्या बताना है, यहाँ सत्य और असत्य बताना है और अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, कारण भी देना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये कथन सत्य है कि ये एक बिंदु है। ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या इस बिंदु पर एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं क्या। एक तो ये हो गई, यानी जो एक बिंदु है, एक बिंदु से हम अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो ये कथन क्या होगा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन क्या है, असत्य है। तो आप लिखोगे कि दिया गया कथन, पहला पार्ट है इसका, यह है कथन असत्य है। ठीक है, अब क्यों है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो अब आप लिखोगे कि एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, न कि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये आप आगे लिख देना इसके। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब कितने बिंदुओं की बात हो रही है यहाँ पर, दो बिंदुओं की। तो दो बिंदुओं से, ठीक है, ये दो बिंदु हो गए कोई। ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदु है ये। ठीक है, अलग अलग बिंदु है दोनों। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। क्या इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली हम कितनी असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ये दो बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, न कि असंख्य रेखाएं। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो आप लिखोगे कि यह कथन असत्य है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये भी असत्य है। लिखोगे कि यह कथन असत्य है और ये भी असत्य है। अब दूसरा कथन, ये कथन असत्य क्यों है, क्योंकि दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदु है तो एक अद्वितीय रेखा ही खींची जाएगी। ठीक है, तो ये होगा इसका दूसरा। अब आप कारण के साथ लिख देना आगे। ठीक है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से हम एक अद्वितीय रेखा ही खींच सकते हैं, न कि असंख्य रेखाएं। ओके, चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब एक शांत रेखा क्या होती है, जिसको दोनों तरफ से क्या है, अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन क्या है कि एक शांत रेखा क्या होती है, एक रेखाखंड होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है, एक शांत रेखा है। ठीक है, तो एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो आप लिखोगे कि यह कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, तीसरा ना। तो आप लिखोगे कि ये कथन, दिया गया कथन सत्य है। अब सत्य क्यों है, कारण भी देना है। ठीक है, ये कथन सत्य है। अब कारण क्या लिखोगे आप कि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, यूक्लिड की जो अभिधारणा 2 है उसमें क्या दिया गया है कि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आप कारण लिखोगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये लिखोगे आप कारण। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट है, यदि दो वर्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। दो वर्त बराबर है। ठीक है, जैसे कि ये दो वर्त है, ये दो वर्त है। क्वेश्चन क्या है, यदि दो वर्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है, क्योंकि ये यूक्लिड की जो अभिकृत 4 है,
यूक्लिड की जो अभिग्रहित चार है उसमें क्या दिया गया है कि परस्पर जो समपाती होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। सत्य है, 4 नंबर 4 है ये पार्ट। ठीक है, तो यह कथन सत्य है। ये कथन सत्य है क्योंकि यूक्लिड की अभिग्रहित चार के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि दो वृत्त बराबर, देर था पहले से कि दो वृत्त बराबर है, तो बराबर कब होंगे, जब ये समपाती है तभी ये बराबर होंगे। तो यूक्लिड की जो अभिग्रहित चार है उसके अनुसार जो समपाती वस्तुएं होती है वो क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि यूक्लिड की अभिग्रहित चार के अनुसार दो समपाती वस्तुएं, जो समपाती वस्तुएं होती है वे परस्पर एक दूसरे के बराबर होती है। समपाती का मतलब क्या है कि यदि ये समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, अब इस वृत्त को उठाकर हम इस दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करेंगे, मतलब इसके ऊपर रखेंगे, तो ये इस पूरे को कवर करेगा। नीचे वाला जो वृत्त है वो हमें अलग से दिखाई नहीं देगा। आ रहा है समझ में? तो ये होगा कारण। आप कारण भी लिख देना साथ में। ठीक है, अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट क्या है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ, यानी ये है AB बराबर PQ और PQ बराबर XY और PQ के बराबर है XY, तो AB बराबर XY होगा। ये कथन है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों है, अब हम कारण के साथ उत्तर देंगे। ठीक है, अब कारण के साथ हम उत्तर क्या देंगे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ये है यूक्लिड की अभिग्रहित एक के अनुसार। ठीक है, ये क्या दे रखा है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ है, हमें क्या दे रखा है, AB बराबर PQ है। ठीक है, AB बराबर PQ। दूसरा है PQ बराबर XY। यदि हम इसको ऐसे लिख लें कि XY बराबर PQ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। तो AB बराबर XY, ये हमें बताना है कि ये बराबर होगा AB बराबर XY, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि ये यूक्लिड की अभिग्रहित एक के अनुसार, यूक्लिड की अभिग्रहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी ये सेम ही चीज है। PQ के बराबर AB है, PQ के बराबर XY है। तो आप लिखोगे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। आ रहा है समझ में? यूक्लिड की अभिग्रहित एक के अनुसार ये लिखोगे आप कारण। ठीक है, तो ये क्या होगा, AB बराबर XY होगा क्योंकि ये एक ही वस्तु के बराबर है। ठीक है, वे यूक्लिड के अभिग्रहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर एक दूसरे के बराबर होती है। अब ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर है तो ये AB बराबर XY होगा। ठीक है, तो ये लिखोगे ये कथन सत्य है। कारण मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लिख लेना साथ साथ। ठीक है, ओके। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। मतलब हमें एक तो देनी है परिभाषा। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये होती है समांतर रेखाएं। एक ये रेखा होगी, एक ये रेखा होगी। समांतर रेखाएं मतलब इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। चाहे इनको दोनों तरफ कितना ही क्यों ना बढ़ा लिया जाए, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी और वे कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि समतल पर स्थित
समतल पर स्थित वे रेखाएं, वे दो रेखाएं या वे रेखाएं, तो अब ठीक है, समतल पर स्थित वे रेखाएं जो समान दूरी पर हो, ठीक है, समतल पर स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, जिनके बीच की दूरी समान होती है और उन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर भी वे कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, यानी समतल पर स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी, चाहे उन्हें कितना भी है निश्चित रूप से कितना भी बढ़ा लिया जाए, ठीक है, बीच की दूरी समान होती है और उन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर भी वे कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। मतलब ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनको कैसे लिखते हैं, ए बी समांतर किसके हैं, ए समांतर है बी के, ए जो रेखा है वो किसके समांतर है, बी के, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इन दोनों रेखाओं को। तो ये जो रेखा है बिल्कुल रेल की पटरी की तरह होती है, ठीक है, कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है और इनके बीच की दूरी समान रहती है और उन्हें कितना भी अनिश्चित रूप से बढ़ा लिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई समांतर रेखा की परिभाषा। अब आगे क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन है कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है, जब हमने समांतर रेखा की परिभाषा दी है तो उस परिभाषा में कुछ ऐसे पद है क्या जिन्हें हम परिभाषित कर सके, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा पद है जिसे हम परिभाषित कर सके, इसमें एक पद है समतल, ठीक है। अब समतल किसे कहते हैं, अब इसमें कौन सा पद है कि समांतर रेखा में समांतर रेखा की परिभाषा में पद समतल है, ठीक है, पद समतल है। तो अब हमें समतल की परिभाषा देनी है, समतल किसे कहते हैं, ठीक है। अब समतल की आप परिभाषा लिखोगे तो समतल क्या होता है, समतल ये क्या है, एक समतल है, ठीक है, ये एक समतल है। तो इस समतल की परिभाषा क्या होगी, वैसे तो समतल क्या है, अपरिभाषित है, जैसे कोई कागज है और ये बोर्ड है, ये क्या हो गया, समतल हो गया, ठीक है। तो जैसे कोई दीवार है, समतल ही है दीवार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लोग दे सकते हो कि समतल ऐसा पृष्ठ है जो समय पर सीधी रेखाओं के सपाट सपाट से बना हुआ स्थिर तल है, ठीक है। तो ये समतल की आप लोग परिभाषा दे देना कि समतल ऐसा पृष्ठ है जो समय पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद है लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं कौन सी होती है, ये तो समांतर रेखाएं थी, ठीक है। अब हम बात करें लंब रेखाओं की, तो लंब रेखाएं कौन सी होती है, नंबर 2 लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होती है, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब हो तो वह क्या करती है, एक 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या हो गई, लंब रेखाएं, ठीक है। तो लंब रेखाएं कौन सी है,
वह रेखा जिस पर कोई, वह एक रेखा, ठीक है, वह एक रेखा जिस पर कोई दूसरी रेखा लंबवत हो, तो वे दोनों रेखाएं समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं और उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। अब लंब रेखाएं कौन सी हो गई? वे रेखाएं, वह एक रेखा जिस पर कोई दूसरी रेखा लंबवत रखी जाए। देख, ये कोई रेखा है, इस पर कोई दूसरी रेखा लंबवत दे रखा है, तो ये रेखा लंबवत है, तो लंबवत हो तो वे दोनों रेखाएं समकोण बनाती है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? समकोण, ठीक है, तो लंब रेखाएं कहते हैं। अब इसमें क्या आया है? पद। आप लोग लिखोगे कि जो लंब रेखाएं हैं उनमें पद समकोण है, और समकोण की आप लोग परिभाषा दे देना, ठीक है। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसमें पद क्या है? पद समकोण है यहाँ पर, ठीक है, और समकोण की आप लोग परिभाषा दे देना, समकोण, ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहते हैं? ठीक है, रेखाखंड क्या होता है? नंबर 3 है रेखाखंड। तो रेखाखंड की आप लोग परिभाषा क्या दोगे कि रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसको अपरिमित अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। रेखा का वह टुकड़ा जिसे अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जाए, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी कि रेखा का वह टुकड़ा, जैसे ये कोई रेखा का टुकड़ा है, इसको निश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें पद क्या आया है? रेखा। हम रेखा की परिभाषा दे सकते हैं, तो इसमें पद क्या है? आप लोग लिख देना कि इसमें पद है रेखा, तो रेखा की आप लोग परिभाषा दे देना, ठीक है। अब रेखा किसे कहते हैं? रेखा कौन सी होती है? जानते होंगे आप लोग रेखा की परिभाषा। तो रेखा क्या होती है? जैसे ये कोई रेखा है, तो ये क्या है? चौड़ाई रहित लंबाई है, ठीक है। तो रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसकी लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं है, ठीक है, तो ये होती है रेखा। चलिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है? वर्त की त्रिज्या। अब वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? ये क्या है? कोई वर्त है, ठीक है, और ये वर्त का केंद्र है, और ये क्या है? वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? ये क्या होगी? वर्त की परिधि है, ठीक है, परिधि है, और ये केंद्र है। ये केंद्र हो गया वर्त का, और ये परिधि हो गई। मतलब परिभाषा आप लोग क्या दे सकते हो वर्त के केंद्र की, वर्त की त्रिज्या की, कि वर्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आप लिखोगे कि वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। ये तो हो गई वर्त की त्रिज्या की परिभाषा। अब इसमें पद क्या है? तो आप लिखोगे कि वर्त की त्रिज्या की परिभाषा में
पद कौन कौन से हैं, यानी आप लोग किस किस की परिभाषा दे सकते हो, इसकी परिभाषा में जो ऐसे पद आए हैं जिनकी हम परिभाषा दे सके। तो वर्त आया, एक तो हो गया वर्त के केंद्र, एक हो गया वर्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब एक तो है वर्त, तो आप लिखोगे वर्त की परिभाषा, ठीक है। दूसरा है केंद्र, तो वर्त का केंद्र, मतलब केंद्र की परिभाषा लिखोगे और लिखोगे आप वर्त की परिभाषा। तो वर्त की परिभाषा क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु के से समान दूरी के साथ, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर, बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। ये आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है। यानी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ, निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को वर्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्त का केंद्र। तो वर्त के केंद्र की परिभाषा क्या होगी, वर्त का केंद्र कौन सा होता है, ये है वर्त का केंद्र, ठीक है। तो वर्त का वह मध्य बिंदु जहां से परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी वर्त का वह मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु बीच का बिंदु है, तो मध्य बिंदु जहां से परिधि की दूरी समान होती है, ओके। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट। अब करते हैं इसका पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट क्या है, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, और वर्ग की आकृति कैसी होती है, ये होता है वर्ग। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, तो आप लोग परिभाषा क्या दोगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं समान है, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग का। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप परिभाषा दोगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है, ठीक है। और इसमें पद है ऐसा कोई जिसकी हम परिभाषा दे सके, खाली 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण समझ लो आप इसको। तो आप समकोण की परिभाषा दे सकते हो। यहाँ पर पद क्या है, समकोण, तो समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। मतलब दो अभिधारणाएं दी गई है नीचे, ठीक है। पहली अभिधारणा क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मतलब क्या हुआ कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, दो भिन्न बिंदु, ये ए बिंदु है और माना ये कोई बी बिंदु है, ठीक है। दो भिन्न बिंदु है ए और बी, और एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मतलब अभिधारणा पहली क्या है कि ए और बी दो भिन्न बिंदु है और सी बिंदु क्या है, ए और बी के बीच का बिंदु है, ठीक है। तो यदि ये ए और बी के बीच सी बिंदु है, ए और बी के मध्य दे रखा है सी बिंदु, ठीक है। अब हो सकता है ए बी के बीच दूरी हो, और ये भी हो सकता है कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बिल्कुल पास पास हो, ये बिंदु और बी बिंदु। तो तब आप क्या कहोगे कि ए और बी को बिल्कुल, मतलब ए और बी चिपके हुए दोनों बिंदु, ठीक है। तो सी बिंदु इनके बीच विद्यमान कैसे होगा, ये भी कह सकते हो आप लोग। तो सी इसके बीच ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यदि ए बिंदु और बी बिंदु दोनों बिंदु चिपके हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, ये ए बिंदु ये बी बिंदु है, ठीक है। अब इनके बीच फिर भी सी बिंदु आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बिंदु का कोई भाग ही नहीं होता। मतलब बिंदु की न कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होती। तो बिंदु ए और बी के बीच में सी बिंदु आ सकता है। यदि दोनों ए बी चिपके हुए तभी भी सी बिंदु इनके बीच में आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गई पहली अभिधारणा। दूसरी क्या है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है, तीन बिंदु। अब की बार कितने दे दिए, तीन बिंदु
वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब तीन बिंदु है, तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। और पहली अभिधारणा क्या थी कि तीन बिंदु हैं और एक ही रेखा पर है। ठीक है, ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर है। ठीक है, अब दूसरी अभिधारणा में क्या दे दिया कि तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब तीन बिंदु ये दे दिए जैसे, ठीक है, अब तीन बिंदु है तो ये एक रेखा पर स्थित तो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे हम, ये नीचे क्या दे रखा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? कोई ऐसा शब्द है जिसकी हम परिभाषा भी नहीं दे सकते, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते? तो ऐसा इसमें क्या है, बिंदु है। बिंदु, बिंदु क्या होता है कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती बिंदु की। तो क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? तो ये अभिधारणाएं क्या है, आपस में विरोध नहीं करती एक दूसरे का। ठीक है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? नहीं, ये अभिधारणाएं क्या है, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आकृति कैसे खींचेंगे हम कि यदि दो बिंदुओं A और B, दो बिंदु A और B है, तो सबसे पहले ये है दो बिंदु, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। ठीक है, A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, यानी AC बराबर BC, ये दोनों क्या है, परस्पर बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि AB जो रेखा है उसका मध्य बिंदु क्या है, C है। ओके, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि प्रश्नानुसार AB का मध्य बिंदु C है, तो AC बराबर BC। अब मध्य बिंदु C है तभी तो AC बराबर BC है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है तो ये समान दो भागों में डिवाइड कर रहा है AB को, तो AC बराबर BC, इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, अब हमें ये तो दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, अब आप लिखोगे दिया गया है, ये दिया गया है में लिख लेना। ठीक है, यहां लिख लो, अब दिया गया, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, कि प्रश्नानुसार AB का मध्य बिंदु C है, तो AC बराबर BC। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये जो AB रेखा है, ठीक है, अब AB पूरी की पूरी है, ये बराबर किसके है, यदि हम AC प्लस BC दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर किसके आएगी, ये जो AB पूरी रेखा है उसी के। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे कि AC प्लस BC बराबर AB। ठीक है, ये क्या है, AC प्लस BC, तो AC प्लस BC, यानी ये जो छोटे टुकड़े, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देंगे तो ये पूरा AB के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इसे मान लो आप समीकरण नंबर, चाहे समीकरण, ये क्या है, AC, ये AC है तो AC रहने दो, यहां पर भी AC है। ठीक है, ये BC है, सॉरी ये AC है और ये BC है, और इसमें क्या है, AC BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सिद्ध करना है हमें, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, AC और AB दे रखा है, तो AC और AB को तो हम रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो कुछ है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे।
तो AC ये रहा, AB ये रहा, मतलब कि AC और AB है इनको तो हम यही रखेंगे, और जो BC है इसको हम हटाएंगे यहाँ से। कैसे? कि समीकरण जो एक है उसमें BC के बराबर क्या दे रखा है हमें? AC। तो हम समीकरण एक से BC की जगह पर हम AC लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक से मान रखने पर ऐसे लिख देना आप कि समीकरण एक से AC बराबर BC ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है? AC, तो इसे AC रहने दो, प्लस अब ये BC है तो BC को हम हटाएंगे, हमें AC लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, तो BC के बराबर AC है तो हम यहाँ पर AC लिख सकते हैं क्योंकि AC के बराबर है BC बराबर AB। ओके, अब ये AC और AC मिलकर क्या हो गया? 2AC, 2AC बराबर AB। ठीक है, अब 2 इधर आएगा तो ये गुणा में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AC बराबर है AB बटे 2, या आप इसको अलग लिख सकते हो कि AC बराबर 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें, AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, ये करते हैं हम इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन 4 क्या था हमारा कि ये एक AB एक रेखाखंड था और इनका मध्य बिंदु क्या था? C, यही था। तो यही कह रहा है क्वेश्चन की प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु था। ठीक है, मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब क्या है कहने का कि सिद्ध करके हमें बताना है कि जो एक रेखाखंड होता है उसका मध्य बिंदु केवल एक ही होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट चलेंगे। हम यहाँ पर एक D बिंदु, मध्य बिंदु एक D और लेंगे। ठीक है, तो ये C है मध्य बिंदु एक, हमने मध्य बिंदु D ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB रेखाखंड का एक और मध्य बिंदु D है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब D यदि मध्य बिंदु होगा तो AD बराबर क्या होगा? BD, यही होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो समान भागों में इस रेखा को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब AD बराबर क्या होगा? DB। तो AD बराबर BD से मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे C मध्य बिंदु की। तो AB का मध्य बिंदु C है, ये तो हमें दिया ही गया है पर क्वेश्चन 4 में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि दिया गया है कि AB का मध्य बिंदु C है, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब AB का मध्य बिंदु C होगा तो AC बराबर क्या होगा? BC, यही होगा। तो आप लिखो तो AC बराबर BC। अब इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। इसका मतलब क्या? ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सी है? ये भी। ठीक है, AC। तो बराबर के जो राइट हैंड साइड की तरफ है उसमें से तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड घटाएंगे। ठीक है, और जो बराबर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला एक तरफ रखेंगे और राइट हैंड साइड वाला एक तरफ रखेंगे। तो समीकरण 2 में AC है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है तो AC में से हम घटाएंगे D, AC माइनस AD फिर बराबर और BC माइनस BD। ठीक है, अब AC में से AD घटाएंगे, AC में से क्या घटाएंगे? AD। अब AC में AD घटाएंगे तो बचेगा क्या? DC बचेगा। सिंपल सी बात है, DC बचेगा। BC बराबर BC माइनस BD, BC माइनस BD
अब हम क्या घटाएंगे, बी सी माइनस बी डी, यानी बी सी माइनस बी डी। अब छोटे में से बड़ा घटेगा तो साइन किसका आएगा, बड़े का, तो बचेगा माइनस बी सी। क्या घट रहा है, बी सी माइनस बी सी माइनस बी डी। ठीक है, अब बी सी में से माइनस बी डी घटेगा तो बचेगा डी सी, बचेगा किसका, माइनस का, तो माइनस डी सी। अब डी सी है, ये माइनस है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब डी सी मिलकर कितने हो गए, तो डी सी बराबर 0। अब डी सी बराबर क्या हो गया, डी सी बराबर 0, 0 रहेगा, ये 2 इधर आएगा तो ठीक है, तो डी सी बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी व सी क्या है, समपाती है। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः डी व सी समपाती है, इसीलिए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, एक ही मध्य बिंदु होता है। ओके, करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में यदि AC बराबर BD है, यानी AC बराबर किसकी है, BD के, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। AB बराबर CD है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार हमें दे क्या रखा है, AC बराबर BD, यही दे रखा है, AC बराबर BD, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। आ रहा है समझ में, AC बराबर BD, ये दोनों बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD, ये तो हमें दिया गया है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है, यानी AB बराबर CD, ये और ये बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दे क्या रखा है, AC, A के साथ एक टुकड़ा BC का जोड़ दिया, और फिर ये जो CD है इसमें फिर BD ये टुकड़ा जोड़ दिया, यानी ये जो BC का टुकड़ा है ये इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो BC है हमें दे रखा है, अब लिखेंगे दिया है, तो AC बराबर BD ये हमें दिया है, AC बराबर BD, यानी ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबरों में से बराबर को ही घटाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों में से BC को घटाएंगे, ये तो बराबर दे ही रखा है और ये भी बराबर हो गए दोनों में से। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से BC को घटाने पर, दोनों पक्षों में से BC को घटाएंगे। ठीक है, तो AC है, AC में से क्या घटाएंगे, BC बराबर, फिर BD में से फिर क्या घटाएंगे, BC, AC में से BC। अब AC ये जो इतनी रेखाखंड है AC, इसमें से हमने घटा दिया BC, ये घटा दिया, तो बचा क्या, AB बचा है बराबर। दूसरा क्या है, BD, ये है BD, यहां से लेकर यहां तक, इसमें से BC हमने घटा दिया, मतलब ये पार्ट हमने घटा दिया, तो बचा क्या, CD, यही बचा है, तो बराबर CD, यही हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था हमें, AB बराबर CD, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम लिखेंगे क्या कि अतः यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार जब बराबरों में से बराबर को घटाया जाता है तो शेषफल भी क्या आता है, बराबर ही आता है। तो ये दोनों बराबर थे, AC बराबर BD, दोनों बराबरों में से हमने बराबर ही घटा दिया BC। तो अब हम लिखेंगे अतः यूक्लिड की अभिग्रहित 3 के अनुसार जब बराबर में से
बराबर को घटाया जाता है, तो शेषफल भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बराबर है सी डी। चलिए अब इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया गया अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। जो यूक्लिड की अभिकृत 5 है उसे सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यूक्लिड की जो अभिधारणा 5 है अभिकृत, वो क्या है कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये है 5वीं अभिकृत यूक्लिड की। ठीक है, पूर्ण सदैव अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात क्या है, सभी के लिए सत्य है। पूर्ण कोई भी आप पूर्ण चीज ले लो, कोई भी वस्तु है जो पूर्ण है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये पूर्ण है, इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने तोड़ लिया, तो अब ये हिस्सा छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ा हमने, तो इसका पूर्ण क्या हो गया, पूर्ण तो बड़ा ही होगा। ठीक है, अपने भाग से बड़ा होगा। तो आप लिखोगे कि अतः यूक्लिड की अभिकृत 5 में बताया गया है कि पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण क्या है, जैसे कि ये कोई एक बोल है। ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा काट लिया, छोटा भाग इसका। अब ये इसका इतना सा भाग हमने काट लिया, तो अब ये क्या हो गया, पूर्ण है, और ये इसका भाग है, तो ये पूर्ण क्या होगा, अपने भाग से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात क्या है, सभी के लिए सत्य है, सभी वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिकृत 5 में बताया गया है कि पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। ठीक है, और यह सभी के लिए सत्य है, इसीलिए अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इसीलिए अभिग्रहित 5 को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।